अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। विभिन्न प्रकार के औषध का चिकित्सकीय प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स या मेडिसिन्स हैं उनके थेरेप्यूटिक एक्शन को, उनके एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है एंटासिड्स, प्रति अम्ल। तो देखो बच्चों, एंटासिड्स ऐसे मेडिसिन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो स्टमक में एक्सेस में बनने वाले एसिड को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। मींस जब स्टमक में एसिडिटी आ जाती है तो इस एसिडिटी को रिमूव करने वाले जो केमिकल्स हैं वही क्या कहलाते हैं बच्चों? एंटासिड्स। यही मैंने लिखा है कि द मेडिसिन्स व्हिच रिमूव एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड राइज द पीएच टू एप्रोप्रिएट लेवल आर कॉल्ड एंटासिड्स। ओके, कि ये हमारे स्टमक में जो एसिडिटी बढ़ गई, मींस एक्सेस ऑफ एसिड, HCl बन गया, तो ये उसको न्यूट्रल करते हैं, उसको रिमूव करते हैं और जो भी स्टमक का एक एप्रोप्रिएट पीएच है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे मेडिसिन्स ही क्या कहलाते हैं बच्चों? एंटासिड्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे औषध जो पेट में उत्पन्न अम्ल के आधिक्य को समाप्त करते हैं, ये जो एसिड होता है पेट में वो है HCl, तथा पीएच को उचित स्तर तक लाते हैं, एंटासिड्स कहलाते हैं। देखो, इसके लिए जो यूज होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिक कंपाउंड्स है बच्चों, लेकिन इनकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये जब हमारे स्टमक में पहुंचते हैं तो दे रिएक्ट विद HCl, जो हमारे स्टमक में HCl होता है जिसके कारण ही एसिडिटी आती है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पार्शियली, कंप्लीट नहीं करते। जितना एसिड बॉडी के लिए जरूरी है स्टमक में वो तो बना के रखते हैं, बट जो एक्सेस में एसिड है उसे पार्शियली क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समझ गए बच्चों? बट अगर आप यहां पर देखें, जैसे हम इनो का यूज करते हैं, है ना, या हम बेकिंग सोडा NaHCO3 का यूज करते हैं, अगर आपने इनको एक्सेस में यूज कर लिया तो ये क्या होंगे? स्टमक में कंप्लीट एसिड को न्यूट्रल कर देंगे और जो स्टमक है उसको एल्केलाइन बना देंगे, क्षारीय बना देंगे, मींस वहां पर बेसिसिटी आ जाएगी। अब इस बेसिसिटी को न्यूट्रल करने के लिए स्टमक और ज्यादा HCl बनाने लगेगा, ऐसे में स्टमक की एसिडिटी उल्टा बढ़ जाएगी। मींस अगर आप ज्यादा इनो यूज करते हैं, ज्यादा बेकिंग सोडा यूज करते हैं, किसके लिए? आपकी इस एसिडिटी को कम करने के लिए, तो आप में एसिडिटी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड्स हैं और ये HCl को न्यूट्रल करके स्टमक को एल्केलाइन बना देंगे, जिससे स्टमक और ज्यादा HCl न्यूट्रल करेगा, सीक्रेट करेगा और ऐसे में एसिडिटी क्या होगी? बढ़ जाती है। समझ गए बच्चों? तो यही लिखा है कि बट एक्सेस ऑफ NaCO3 CaCO3 can be make the stomach alkaline and trigger the production of even more HCl in stomach and increase acidity of stomach। समझ गए ना? इसलिए ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। समझ गए बच्चों कि अगर आप बेकिंग सोडा या इनो का ज्यादा यूज करते हैं तो पेट की एसिडिटी टोटल फिनिश हो जाएगी, HCl कंप्लीट न्यूट्रल हो जाएगा और ऐसे में पेट में और ज्यादा एसिड बनने लगेगा और एसिडिटी जहां डिक्रीज होनी थी वहां पर इंक्रीज होने लगेगी। इसलिए एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही इस तरह के कंपाउंड्स यूज करने चाहिए। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। तो ये एक ऐसे मेडिसिन्स हैं या ऐसे केमिकल्स हैं, ये केवल जो एसिड बन गया है ना बच्चों, उसकी एक्सेस को न्यूट्रल करते हैं, बट ये एसिड के सिक्रेशन पर या उसके रेट पर कोई चेंज नहीं करते। अब ऐसे ड्रग्स बनाए गए हैं जो एक्चुअल में एसिड को सीक्रेट करने वाले, या हम कहें कि सीक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड्स हैं स्टमक में, उन पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे एक एप्रोप्रिएट रेंज में ही एसिड बने और एसिडिटी एक परमानेंटली रिमूव हो जाए, मींस एक्स्ट्रा एसिड ना बने। अभी मैं उनको भी डिटेल में बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, जो हमारे स्टमक की एसिडिटी जो है उसका जो मेन रीजन क्या है, मींस एसिडिटी कब बढ़ जाती है। तो देखो हमारी बॉडी में हिस्टामिन केमिकल्स होते हैं। ओके, हिस्टामिन नाम का एक केमिकल होता है। ये क्या करता है कि हमारी जो स्टमक की वॉल है, स्टमक वॉल में रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने कल एक रिसेप्टर थ्योरी बताई थी कि ये है हमारा स्टमक, सपोज ये है रिसेप्टर। तो जो हिस्टामिन्स होते हैं ये रिसेप्टर से इंटरैक्ट होते हैं और एसिड के सिक्रेशन को स्टिम्युलेट करते हैं, मींस बढ़ा देते हैं। समझ गए ना कि अगर स्टमक में हिस्टामिन्स ज़्यादा हो गए तो ये स्टमक वॉल में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे इंटरैक्ट होते हैं और एसिड के सिक्रेशन को स्टिम्युलेट करते हैं, जिससे एसिड ज़्यादा बनता है पेट में, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बन जाता है और एसिडिटी आ जाती है। हम उस एसिडिटी, बढ़ी हुई एसिडिटी को, जो अभी आपको एंटासिड्स बताए, हम उससे न्यूट्रल कर देते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे केमिकल्स या ऐसे मेडिसिन्स बनाए गए जो हिस्टामिन्स से कॉम्पीट करते हैं और हिस्टामिन की जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे एक्शन को रोक देते हैं। ऐसे में हिस्टामिन इन रिसेप्टर्स को क्या नहीं करता, इंटरैक्ट नहीं होता और स्टिमुलेशन नहीं होता सिक्रेशन का, और एसिड उतनी ही अमाउंट में बनता है जितना हमें जरूरी है। ऐसे ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसिडिटी को परमानेंटली क्या कर देते हैं, जो बढ़ी हुई एसिडिटी है उसे परमानेंटली रिमूव करते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि हिस्टामिन stimulate the secretion of HCl and pepsin by interaction of histamine with receptors present in stomach wall। समझ गए बच्चों कि हमारी स्टमक वॉल में जो कि रिसेप्टर्स हैं हिस्टामिन्स उनसे इंटरैक्ट होते हैं और एसिड के सिक्रेशन को स्टिम्युलेट करते हैं, और ऐसे में HCl और पेप्सिन ज़्यादा बनता है। द ड्रग, ठीक है, सेमेटिडाइन, टैगामेट। सेमेटिडाइन जो होती है या टैगामेट ऐसी डिजाइन की गई है विच प्रिवेंट द इंटरएक्शन ऑफ हिस्टामिन विद रिसेप्टर्स। समझ गए ना, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि हिस्टामिन जैसा ही स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन जहां पर रिसेप्टर से हिस्टामिन कांटेक्ट में आता वहां पर सेमेटिडाइन आ जाता है, और ऐसे में वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस तरह से स्टिमुलेट नहीं करते एसिड सिक्रेशन को जिस तरह से रिसेप्टर और हिस्टामिन के इंटरएक्शन से मैसेज मिलता। समझ गए ना। और ऐसे में क्या होता है कि दिस रिजल्टेड इन रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, और ऐसे में एसिड कम बनता है और एसिडिटी से नियाज मिल जाता है, मींस उससे हमें आराम मिलता है। दूसरा ड्रग और बनाया गया रेनेटिडाइन, जो कि इसी जैसा ही इफेक्ट डालता है। जेंटेक आल्सो यूज्ड एज अ एंटासिड। समझ गए बच्चों कि हमारे पेट में जो एसिडिटी बढ़ जाती है ना, एक्चुअली कैसे बढ़ती है, जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन्स बनते हैं और वो जो स्टमक की दीवार है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे इंटरैक्ट होते हैं और अम्ल के सिक्रेशन को, श्रावण को क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण एसिड ज्यादा बनने लगता है। तो ऐसे ड्रग्स बनाए गए जो हिस्टामिन को कॉम्पीट करते हैं, उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसको हटा के स्वयं रिसेप्टर से इंटरैक्ट हो जाते हैं, बट रिसेप्टर में वो मैसेज नहीं मिलता कि एसिड और बनाया जाए। ऐसे में क्या होगा, एसिड कम बनेगा और एसिडिटी रिमूव हो जाती है परमानेंटली। इसके लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं, एक तो सेमेटिडाइन और एक होता है रेनेटिडाइन। समझ गए ना कि हिस्टामिन पेट की दीवार में उपस्थित रिसेप्टर से अनुक्रिया करके अम्ल के श्रावण को बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसे औषध जैसे कि सेमेटिडाइन, टैगामेट बनाए गए जो हिस्टामिन की रिसेप्टर से अनुक्रिया रोक देते हैं और श्रवण, अम्ल के श्रवण को कम करते हैं। इस औषध के अतिरिक्त एक और औषध यूज होता है, ये है रेमेटिडाइन, जेंटेक, जो कि इसी तरह का एक इफेक्ट डालता है। तो ये है हिस्टामिन का स्ट्रक्चर, ये है सेमेटिडाइन, ये विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई है। समझ गए बच्चों, लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसके बाद इसका यूज होता है रेनिटिडाइन, ये भी इसी तरह का इफेक्ट डालते हैं। जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, बट इसके द्वारा रिसेप्टर में जो मैसेज मिलता है वो उससे नहीं मिलता। ऐसे में क्या नहीं होता बच्चों
कि एसिड का जो सिक्रेशन है उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि इससे यहाँ पर ये बॉन्ड आएगा तो इस तरह से सिमेट्री आएगी। तो ये बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। दो मिनट बच्चों, यहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा। ओके, बाकी सब कुछ करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं ड्रग्स या मेडिसिन में, और वो है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हिस्टामिन जो होते हैं, हिस्टामिन के नेचुरल एक्शन को रोक देते हैं। अब मैं ये बता दूं कि हिस्टामिन होते क्या है। देखो, हिस्टामिन एक ऐसे केमिकल है, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था हिस्टामिन का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर मतलब होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सिकोड़ देते हैं, उनको फैला देते हैं। समझ गए ना कि हिस्टामिन इज पोटेंट वैसोडाइलेटर। पोटेंट वैसोडाइलेटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। समझ गए ना कि जब नेजल कंजेशन मींस जब नाक बंद हो जाती है सर्दी में, तो उसके लिए हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको फूलों की जो स्मेल है या उसके पोलन ग्रेन्स है उससे एलर्जी हो जाती है। तो ये सब इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हिस्टामिन। तो ऐसे केमिकल्स बनाए गए जो कि हिस्टामिन की नेचुरल एक्शन को रोक दें, उनको बोला जाता है क्या बच्चों? एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं कि जो हिस्टामिन जिन रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर अपना इफेक्ट या इंटरैक्ट होकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन रिसेप्टर से एंटीहिस्टामिन जुड़ जाते हैं और हिस्टामिन की नेचुरल एक्शन को रोक देते हैं, और यही इसका क्या है? इफेक्ट होता है। तो यहां तक आपने नेजल कंजेशन इन कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन। Antihistamines competing with histamine for binding site of receptors where histamines exert its effect। मैंने रिसेप्टर थ्योरी बताई थी कि हर एक रिसेप्टर के साथ एक केमिकल मैसेंजर आता है, वो मैसेंजर अपना एक मैसेज छोड़ता है और रिसेप्टर उस मैसेज को सेल में भेज देता है, ट्रांसमिट करता है, और फिर उस मैसेज के अनुसार उस सेल में कोई ना कोई एक्शन होती है। जस्ट ऐसे ही हिस्टामिन्स भी एक केमिकल मैसेंजर है। ये रिसेप्टर से आए, टकराए और एक मैसेज दिया सेल को, और इससे उसकी नेचुरल एक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। तो एंटीहिस्टामिन्स जो है, जहां हिस्टामिन्स रिसेप्टर से इंटरैक्ट होता, वहां पर ड्रग्स क्या है या एंटीहिस्टामिन इंटरैक्ट हो गया और इस तरह से हिस्टामिन की जो एक्शन है उसको रोक देता है, और यही एंटीहिस्टामिन का इफेक्ट होता है। यहां तक समझ गए? तो आप समझ गए बच्चों कि हिस्टामिन एक प्रबल वैसोडाइलेटर है, वाहिका विस्तारक या वाहिका सकोड़क, ठीक है, वाहिका विस्तारक होते हैं, और सर्दी में नाक बंद होना, परागकणों से एलर्जी आदि के लिए उत्तरदायी है। सीधा है कि हमारे शरीर में अगर कोई एलर्जी आ गई ना, तो उसमें हम हिस्टामिन्स का ही इफेक्ट देखते हैं। एंटीहिस्टामिन्स ऐसे औषध हैं जो हिस्टामिन की नेचुरल एक्शन को अवरोध करते हैं और हिस्टामिन की रिसेप्टर के साथ अनुक्रिया में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके हिस्टामिन अपने उस रिसेप्टर से अनुक्रिया नहीं कर पाता, जिससे ये अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं जिससे हिस्टामिन उस रिसेप्टर से एक्शन नहीं कर पाता, इंटरैक्ट नहीं होता जहां पर ये अपना इफेक्ट डालता। तो इस तरह से तो आपको ध्यान रखना है एंटीहिस्टामिन्स क्या है। ये तो मैंने उसकी मैकेनिज्म बता दी। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट जो एंटीहिस्टामिन्स हैं, एक है ब्रोमोफेनिरामाइन डाइमेटैप, और एक है टरफेनिडाइन, ठीक है, सेल्डेन। ये दो ऐसे एंटीहिस्टामिन्स हैं जो कि एलर्जी में यूज होते हैं, और ये है डाइमेटैप का स्ट्रक्चर। अब आता है कि अभी आपने देखा था कि हिस्टामिन जो है स्टमक में भी रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट होकर एसिडिटी के सिक्रेशन या एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो अब हम एंटाहिस्टामिन से अगर यूज करें तो इसका मतलब यह है कि एंटाहिस्टामिन एसिड के सिक्रेशन को भी इफेक्ट डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ध्यान रखें, एंटासिड जो होते हैं
वो जो है और जो हिस्टामिन की रिसेप्टर से रिएक्शन है, मींस एंटासिड जो होते हैं उनकी रिसेप्टर से इंटरेक्शन, और जो एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन्स हैं, जो एंटी एलर्जिक एंटाहिस्टामिन्स हैं, समझ गए ना, उनकी रिसेप्टर से इंटरेक्शन अलग अलग होती है। इसीलिए अगर हम एंटी एलर्जिक केमिकल्स या मेडिसिन यूज करते हैं तो वो एंटासिड की तरह वर्क नहीं करेंगे, मींस वो स्टमक के रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि एंटी एलर्जिक के लिए रिसेप्टर्स अलग हैं और स्टमक के रिसेप्टर्स अलग हैं। तो हिस्टामिन्स तो दोनों रिसेप्टर्स से वर्क करता है, एंटी मतलब एलर्जिक रिसेप्टर से भी और स्टमक के, लेकिन हिस्टामिन की दो से एक्शन एक सी है, बट जो एंटासिड है और एंटी एलर्जिक है उनकी रिसेप्टर से एक्शन अलग अलग है। तो यही मैंने लिखा कि एंटाहिस्टामिन नो, ठीक है, इफेक्ट ऑन सिक्रेशन ऑफ एंटासिड इन स्टमक बिकॉज एंटासिड एंड एंटी एलर्जिक, ठीक है, ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो इतनी सी बात ध्यान रखना। तो यहां तक आप समझ गए, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ड्रग्स जो है ये है ट्रांक्यूलाइजर्स, प्रशांतक, समझ गए ना, ट्रांक्यूलाइजर प्रशांतक। तो देखो ये जो ड्रग्स हैं ये नर्व सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, समझ गए ना, जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है उस पर इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ओके, ये जो ड्रग्स हैं मेनली तब यूज होते हैं जब मेंटल डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेस आ रहा है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, एंजाइटी है। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है किसी पर्सन के साथ तो इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। ये जो है एंजाइटी से, स्ट्रेस से, हाइपरटेंशन से, मेंटल डिसीजेस से, इनसे क्या देते हैं, रिलीफ देते हैं। ओके, तो यही लिखा है कि दे आर न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, दे इफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व्स टू रिसेप्टर। ये हमारे नर्व सिस्टम और रिसेप्टर्स के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर की प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर डालते हैं, मींस इफेक्ट डालते हैं। दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड इवन, ठीक है, सेवर मेंटल डिसीजेस, सेवियर मेंटल डिसीजेस। ये क्या है, सेवियर मेंटल डिसीजेस मतलब गंभीर मेंटल डिसीजेस हो या फिर माइल्ड टाइप की हो, तब इनका यूज होता है। दीज रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन होता है ना, तो उस तरह से इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल-बीइंग। अति उत्साह की स्थिति में जब एक इंसान बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाए तो उस समय उसको रिलीफ देने के लिए एक तनाव, एक चिंता, एक खींचपन, इस तरह की कंडीशंस, मेंटल डिसीजेस हो जाती हैं, तब इनका यूज किया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। इनको साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, पागलपन की दवाइयां भी बोलते हैं। तो समझिए बच्चों की तंत्रिका सक्रिय औसत कहलाते हैं। ये तंत्रिका और रिसेप्टर के मध्य संदेश वाहन की प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं। ये तनाव, मानसिक बीमारियों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। इनके उपयोग से व्याकुलता, एंजाइटी, चिंता, अति तनाव, हाइपरटेंशन की और अति उत्साहित होने की भावना आदि से आराम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो साइको या हम ट्रांक्यूलाइजर्स हैं, ये 2 होते हैं, रेसरपाइन और क्लोरप्रोमाजाइन और रेसर, ठीक है, पाइन। ये 2 ड्रग्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं ट्रांक्यूलाइजर में। इसके अलावा अदर ड्रग्स भी हैं, ल्यूमिनेल, सेकोनेल, बार्बिट्यूरिक एसिड, ये भी यूज्ड होते हैं। ये है बार्बिट्यूरिक एसिड, समझ गए ना, यूरिया और मेलोनिक एस्टर, इनकी रिएक्शन से बनता है। इसी का जो मिथाइल डेरिवेटिव, मतलब यहाँ के 2 हाइड्रोजन हटा के इथाइल ग्रुप जोड़ दें तो ल्यूमिनल। जस्ट ऐसा ही बार्बिट्यूरिक एसिड का ये डेरिवेटिव, जो ये अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये है सेकोनेल। ये ड्रग्स जो हैं यूज्ड होते हैं ट्रांक्यूलाइजर्स में। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो ट्रांक्यूलाइजर्स होते हैं, टोटल जो आप ड्रग, ठीक है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीजेस, मींस जो अभी आपने देखा ट्रांक्यूलाइजर्स जो होते हैं
ओके, इनको इस टाइप से बांटा गया है। एक तो होते हैं नार्कोटिक्स, एक होते हैं हिप्नोटिक्स, एक होते हैं सेडेटिव्स और एक होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। नार्कोटिक्स में आते हैं, ठीक है, पैथिडाइन, हेरोइन, ओपियम। ये मेंटल स्ट्रेस को कम करते हैं, समझ गए ना, रिड्यूस मेंटल टेंशन। समझ गए बच्चों कि जब बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन होती है तब इनका यूज किया जाता है। ओके, तो इनके कंडीशन में दूसरे होते हैं हिप्नोटिक्स, रिड्यूस द एंजाइटी मेंटल टेंशन, इसमें यूज होते हैं रेसरपाइन। तीसरे होते हैं सेडेटिव्स, रिड्यूस द एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको रिड्यूस करते हैं वैलियम, बर्बिटूरेट्स, ठीक है, जो कि बर्बिटूरेट्स में बर्बिटूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं। और एक है एंटी डिप्रेसेंट, ये तब यूज होते हैं जब हमारे अंदर या कहें कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब समाप्त हो जाए, वो डिप्रेशन में आ जाए, समझ गए ना, तब ये यूज होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मूड बूस्टर्स। These drugs are given to the patient having lack of confidence, जब उसका कॉन्फिडेंस हट जाए, वो डिप्रेशन में आ जाए, तब इनका यूज किया जाता है। विटालिन, कोकाइन, मेथाड्रेन, ये इस तरह से है। कोकीन होती है ना सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो कोकीन जो होती है बहुत ज्यादा एक ऐसी ड्रग्स है जो लत पड़ जाती है, इसके बिना उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। तो ये कुल मिला के ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। तो नार्कोटिक्स, हिप्नोटिक्स, सेडेटिव और एंटी डिप्रेसेंट कौन क्या देता है, तो आपने देखा है डिप्रेशन जब आ जाए तब उनकी कंडीशन में सेडेटिव, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाए तब दिए जाते हैं। हिप्नोटिक्स जब मेंटल टेंशन एंजाइटी बहुत ज्यादा बन रही हो। नार्कोटिक्स तब दिए जाते हैं जब केवल मेंटल टेंशन बन रही हो। तो इस तरह से हमारे कुल ट्रैंक्विलाइजर डिवाइड किए गए, तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशी। एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को या किसी को बुखार आ जाता है, ज्वर होता है और शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, तब इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। समझ गए ना कि ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फेवरिस ऑर्गेनिज्म। फेवरिस का मतलब जिसमें ज्वर आया है, बुखार आया, टू नॉर्मल बट हैज नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल स्टेट, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति को ज्वर है, बुखार है, फीवर है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति नॉर्मल स्टेट में आ गया तो फिर ये कोई इफेक्ट नहीं डालते। समझ गए बच्चों, ऐसे ड्रग्स जिनका उपयोग ज्वर की स्थिति में मरीज के शरीर का तापमान कम करने में प्रयोग किया जाता है, किंतु शरीर की सामान्य ताप या सामान्य अवस्था, बल्कि ये लिखे हम कि सामान्य अवस्था पर प्रभाव नहीं डालते। मतलब ज्वर जो है, ताप कम हो गया, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई, फिर ये कोई टेम्परेचर चेंज नहीं करते। जैसे एस्पिरिन, ठीक है, पैरासीटामोल, फेनिसिटिन, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये जो ड्रग्स हैं, कौन से, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं। ओके, तो यहां तक समझ लोगे। फिर होते हैं एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। जब बॉडी में बहुत ज्यादा पेन की कंडीशन बन रही हो या कहें कि पेन हो रहा हो, तो उस पेन को कम करने या उससे रिलीफ दिलाने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। ड्रग्स विच रिलीव और डिक्रीज पेन, वो कहलाते हैं क्या, एनाल्जेसिक। समझ गए बच्चों, ये दर्द से राहत देते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं नार्कोटिक्स और एक होंगे नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स जो है ये ओपियम मींस अफीम से बने होते हैं या फिर इनके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे हेरोइन हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है। तो दीज आर मेनली ओपियम, अफीम है एंड इट्स डेरिवेटिव। दीज प्रोड्यूस, इनका यूज करने से दर्द निवारण तो होता ही है, एनाल्जेसिया, इसके अलावा स्लीपिंग इफेक्ट भी आता है, दोनों इफेक्ट आते हैं। समझ गए बच्चों, एनाल्जेसिया एंड स्लीप। एंड हाई डोज, अगर इनकी डोज हाई हो जाए, जितनी वैल्यू या जितनी अमाउंट प्रिस्क्राइब की गई है उससे ज्यादा ले लें तो जो है अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, मींस व्यक्ति कोमा में जा सकता है, निश्चेतना आ सकती है। और इनका लगातार यूज किया जाए तो इससे एक एडिक्शन आ जाता है, एक लत पड़ जाती है। देखा होगा अफीम के बहुत सारे व्यक्ति जो अफीम का यूज करते हैं और उनके बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं। समझ गए ना, तो ये लिखा है एनाल्जेसिया, स्लीप एंड हाई डोज कॉज अनकॉन्शियसनेस, दे आर वेरी पोटेंट ड्रग्स एंड देयर क्रोनिक यूज लीड टू एडिक्शन।
समझ गए बच्चों, ये मुख्यतः अफीम या इसके व्युत्पन्न होते हैं, दर्द निवारण और निद्रा प्रभाव दोनों उत्पन्न करते हैं। इसकी अधिक खुराक ले ली जाए तो व्यक्ति निश्चेतना में आ जाएगा, कोमा में आ जाएगा, और लगातार उपयोग करें तो इसकी लत पड़ जाएगी। अभी मैं इनके एग्जांपल्स बताता हूँ विद स्ट्रक्चर। ये बता दूं कि नार्कोटिक्स जो ड्रग्स हैं इनका तब यूज किया जाता है जब कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन किया गया हो, या डिलीवरी का केस हो, या कहें कि हार्ट अटैक की कंडीशन बन रही हो, या कैंसर की लास्ट स्टेज का जो दर्द होता है, इस तरह की कंडीशन अगर बन रही है तब यूज किया जाता है नार्कोटिक्स। ओके, तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी जो मैंने आपको नार्कोटिक ड्रग्स बताए उनके एग्जांपल जैसे ये है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, और भी होते हैं, बाकी सबके हमें स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। तो ये मॉर्फिन, हेरोइन, these are mainly used for post operative pain, cardiac pain, terminal cancer pain और चाइल्ड बर्थ। समझ गए बच्चों कि इनका मुख्य उपयोग ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, हार्ट अटैक का जो दर्द होता है, कैंसर की अंतिम स्थिति में जब दर्द होता है, समझ गए ना बच्चों कि जब अंतिम स्थिति आ रही हो तब दर्द होता है, या फिर डिलीवरी के जो केसेस होते हैं उनमें यूज होता है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, इस तरह के ड्रग्स जो हैं ये इसके एग्जाम्पल है। स्वापक, इनको बोलते हैं स्वापक औषध। और एक होते हैं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, अस्वापक। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो इनमें केवल एनाल्जेसिया इफेक्ट होता है, मींस केवल दर्द निवारक होता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, इनमें स्लीपिंग इफेक्ट नहीं आता, और न ही इनके ज्यादा यूज से कोई लत पड़ती है, एडिक्शन होता है। समझ गए ना, दीज आर द ओनली एनाल्जेसिक नॉट प्रोड्यूस स्लीप एंड डू नॉट कॉज एडिक्शन। इनमें से केवल दर्द निवारक गुण, बच्चों नींद नहीं आती और इनका उपयोग व्यक्ति की आदि नहीं करता, जैसे एस्पिरिन है, एनाल्जिक है, एस्पिरिन दोनों है, आपने देखा एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। तो इस तरह से पैरासीटामोल में भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब हमने देखा कि ये सब कौन से थे, एंटीपायरेटिक्स, और इसके बारे में आप देखा एनाल्जेसिक से। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में या केमिकल्स के बारे में, और ये है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, प्रति सूक्ष्मनाशी। ओके, तो ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स जिनका यूज किसके लिए किया जाता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, इसके अलावा फंजाई, इनको डिस्ट्रॉय करने या इनकी डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए होता है, वही क्या कहलाते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई और अदर पैरासाइट्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे केमिकल्स जिनका यूज किसके लिए किया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रॉय करने में या उनकी जो है पैथोजेनिक एक्शन को, ठीक है, रोकने के लिए किया जाता है, उनको बोलते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ओके, कि ऐसे ड्रग्स जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों के रोग उत्पन्न करने के प्रभाव को कम करने या उसको नष्ट करने में किया जाता है, प्रति सूक्ष्म जीवी कहलाते हैं। ये मुख्यतः जीवाणु, फफूंद और अन्य परजीवियों, ठीक है, को नष्ट करने या उनके वृद्धि को रोकने में किया जाता है। जैसे आप देखोगे एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, इस तरह से नेम्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, इन सबको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लेंगे हम एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। ये ऐसे ड्रग्स या केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, समझ गए बच्चों, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, मींस उनके पैथोजेनिक एक्शन को रोकते हैं। मींस केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स एक्सेट्रा that inhibit the growth or even destroy microorganism called एंटीबायोटिक। समझ गए बच्चों कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं वन टाइप के, और किसी दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके पैथोजेनिक इफेक्ट को रोकते हैं, वो है एंटीबायोटिक। समझ गए बच्चों, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों
जीवाणु, फफूंद, कवक आदि से उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या उनकी वृद्धि विकास को रोकने में प्रयुक्त होते हैं, वो है एंटीबायोटिक्स। जीवों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, किल करते हैं, वो है एंटीबायोटिक्स। जैसे पेनिसिलिन, अभी मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम, ये होता है पेनिसिलियम नोटेटम, एक मोल्ड होता है फफूंद और मोल्ड से बनता है और यूज्ड अगेंस्ट कोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज इफेक्टिव फॉर न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और सोर थ्रोट। इस तरह के जो डिसीजेस हैं उनमें, समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम से मिल रहा है और यही बैक्टीरिया के लिए क्या है, इफेक्टिव होता है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। तो पहले यहां तक नोट करते हैं। अब देखो बच्चों, ये है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। इस पेनिसिलिन स्ट्रक्चर में अगर R ग्रुप बदल दिया जाए तो डिफरेंट टाइप्स के पेनिसिलिन बनते हैं। जैसे R C6H5CH2 कैसे बोलते हैं पेनिसिलिन G, CH3CH2 CH तो पेनिसिलिन F, CH3CH2 होल 6 तो पेनिसिलिन K, OH रिंग और CH2, समझ गए बच्चों। इस तरह से तो ये X, और अगर C6H5CH NH2 है तो ये एम्पिसिलिन कहलाता है। इस तरह से, और सबसे कॉमन जो पेनिसिलिन है वो है पेनिसिलिन G। ओके, पहले तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखो बच्चों, एंटीबायोटिक्स को जो है डिवाइड किया गया है कैसे। एक होता है स्पेक्ट्रम, कि जो एंटीबायोटिक्स है, समझ गए ना, वो बैक्टीरिया की किस रेंज तक इफेक्टिव है। मींस डिफरेंट टाइप के जो पैरासाइट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस रेंज तक इफेक्टिव है बायो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, कि ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ बैक्टीरिया, यहां से डेफिनेशन हो जाएगी, रेंज ऑफ बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इफेक्टेड बाय द सर्टेन एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स का क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, की डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर एक सर्टेन एंटीबायोटिक से इफेक्टेड होते हैं, एंटीबायोटिक्स का स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस बेस पर एंटीबायोटिक्स के 3 क्लासेस लिए गए हैं। ओके, कि जीवाणु या सूक्ष्म जीवों की परास जो किसी निश्चित एंटीबायोटिक से प्रभावित होती है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके आधार पर एंटीबायोटिक्स को निम्न श्रेणियों में बांटा गया। 3 है बच्चों, एक तो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। संकीर्ण परास, प्रतिजैविक, बृहद परास और सीमित परास। हम तीनों के एग्जांपल्स और डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इन्हीं से बनता है। सबसे पहला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम में जो बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, उनकी जो परास है 2 टाइप से डिवाइड की गई है। एक होती है ग्रेम, ठीक है, एक होती है क्या, ग्रेम पॉजिटिव, और एक होती है ग्रेम नेगेटिव। तो एंड इफ एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट अ ग्राम, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, किसी एक पे, चाहे ग्राम पॉजिटिव पे या ग्राम नेगेटिव पे इफेक्टेड हो, तो इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। समझ गए बच्चों कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव किसी एक पर प्रभावी होते हैं, वो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जैसे पेनिसिलिन G, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके अलावा है वैनकोमाइसिन, सेरेसाइक्लिन और फिडाक्सोमाइसिन। समझ गए ना, ये 4 एग्जांपल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन G। ये है जो है ग्राम पॉजिटिव के लिए ये इफेक्टिव होता है, मैंने अभी इसके पहले भी बताया इसका। इस तरह से तो ये है नैरो स्पेक्ट्रम। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा वो दोनों, मींस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए इफेक्टिव है, एक ब्रॉड रेंज होती है। और जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है वो पर्टिकुलर किसी एक डिसीज पर ही इफेक्टिव है। समझ गए ना। तो इस तरह से पहले आप इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बृहद परास एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एक लॉन्ग पर, मतलब एक कहें कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, मींस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर इफेक्टिव होते हैं। समझ गए, एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव
wide range of bacteria, means gram positive and gram negative bacteria. ऐसे प्रतिजीवी जो जीवाणु की बृहद परास में मींस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर प्रभावी हो उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। एम्पिसिलिन, इमॉक्सिसिलिन, क्लोरोफेमेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ऑफ्लॉक्सिन, इसके अलावा है एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। और एक होते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम, सीमित परास प्रतिजीवी, ये इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट सिंगल बैक्टीरिया या सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये केवल एक ही बैक्टीरिया, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्टिव होते हैं, केवल एक पर ही प्रभावी हैं, जैसे डाइसिडाजारिन, समझ गए ना, ये याद रखना है। फिर है एक ही क्लासिफिकेशन और मिलता है एंटीबायोटिक्स का। आप देखोगे एंटीबायोटिक्स आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक होते हैं बैक्टीरिसाइडल, जीवाणुनाशी, और एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, जीवाणुरोधी। ये इनमें किलिंग इफेक्ट होता है। ये क्या होता है बच्चों, किलिंग इफेक्ट, मींस ये जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, ठीक है, बैक्टीरिया। ये केवल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं और ये बैक्टीरिया को सीधा किल कर देते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, ऑफ्लॉक्सिन है। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में आते हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरफेमेनिकोल है, इसमें पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स आते हैं। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरियोसाइडल है। तो ये एग्जांपल्स आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स लिखे हैं जो कि आते रहते हैं क्वेश्चंस में। एक होता है पेनिसिलिन जी, इसका इफेक्टिव फॉर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस में यूज होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इफेक्टिव फॉर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन इन्फेक्शन इन थॉरैक्स, लंग्स, ईयर्स एंड किडनी, इनमें यूज होते हैं। क्लोरोफेमेनिकोल इफेक्टिव फॉर टाइफाइड फीवर एंड डायरिया। और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव फॉर डिसीज, वायरसेस, प्रोटोजुआ एंड बैक्टीरिया। इस तरह के ये इंपॉर्टेंट 4 एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं एंटीमाइक्रोबियल में। जो सेकेंड टाइप है वो है एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। एंटीसेप्टिक केमिकल्स ये हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं और इनको हम बॉडी में टिश्यूज में यूज कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी या स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। केमिकल्स व्हिच आर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज सच एज बाउंड्स में कर सकते हैं, कट्स में, अल्सर्स में, स्किन डिसीजेस में। समझ गए बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं वह त्वचा पर प्रयुक्त हो सकते हैं, अर्थात इनका उपयोग घाव, कट, अल्सर या त्वचा के रोगों में किया जाता है, जैसे सेवलॉन, बोरिक एसिड, क्लोरामाइन टी, टिंचर ऑफ आयोडीन, डिटॉल। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि डिटॉल में क्या होता है, तो डिटॉल है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर। टिंचर ऑफ आयोडीन 2 से 3% आयोडीन इन अल्कोहल प्लस वाटर। तो ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स, रोगाणुनाशी। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटल किल कर देते हैं। ये हमारी स्किन में यूज नहीं होते और इनका मेनली यूज होता है जैसे किसी सरफेस की स्टरलाइजेशन में, इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन में, क्लॉथ्स है, फ्लोर है, सैनिटरी फिटिंग है, इनके स्टरलाइजेशन में होता है। केमिकल्स व्हिच आर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यूज। They are used for sterilization of instruments, utensils, clothes, floor and sanitary fittings। समझ गए बच्चों, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को सीधा मार देते हैं, त्वचा पर प्रयुक्त नहीं होते। ये मुख्यतः यांत्रिक सफाई, फर्श की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर में पोंछा जो लगता है आपने, कुछ केमिकल्स यूज होते हैं वो कहलाते, जैसे फिनॉल है, क्रिसॉल है, मिथाइल फिनॉल जिसको बोलते हैं, H2O2 है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है। आपने देखा होगा जो फिनॉल होता है, फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन जो है एंटीसेप्टिक होता है, जबकि 1% डिसइंफेक्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 0.2% फिनॉल किस तरह यूज होगा, तो एंटीसेप्टिक। तो सीधा सा है कि लो कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक, हाई कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट। तो यहां तक नोट कर।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है एनेस्थेटिक्स, निश्चेता। एनेस्थेटिक्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बॉडी में क्या लाते हैं, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मींस इंसेंसिबिलिटी, अनकॉन्शियसनेस। समझ गए बच्चों, एक ऐसे केमिकल जो कि एनेस्थीसिया या इनसेंसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं। ये पूरी बॉडी को भी एनेस्थीसिया ला सकते हैं या फिर किसी एक पार्ट में भी एनेस्थीसिया ला सकते हैं। समझ गए ना, यूज्ड एनेस्थीसिया ऑफ बॉडी पार्ट या ठीक है पार्ट ऑफ बॉडी या ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के किसी पार्ट को ठीक है इंसेंसिटिव बना सकते हैं या फिर होल बॉडी। ऐसे रसायन जो शरीर के किसी भाग या संपूर्ण शरीर को ही निश्चेतना में प्रयुक्त होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं और पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब पूरी बॉडी ही क्या हो जाती है, इंसेंसिटिविटी आ जाती है। और ये यूज होते हैं मेजर ऑपरेशन में, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी है या बड़े बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें पूरी बॉडी को ही क्या कर दिया जाता है बच्चों, एनेस्थीसिया लगा के एनेस्थेटिक बना दिया जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संबंधित करते हैं, संपूर्ण शरीर में निश्चेतना लाते हैं। इनका उपयोग बड़े ऑपरेशन में किया जाता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, इथाइलिन, ठीक है। इसके अलावा ईथर, ये गैसियस फॉर्म में यूज होते हैं। इसके अलावा सोडियम पेंटाथेल, ठीक है, इस तरह से। और दूसरे हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, ऐसे एनेस्थेटिक्स हैं जो कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ही एनेस्थीसिया लाते हैं, मींस वहां पर इंसेंसिबिलिटी लाते हैं पर्टिकुलर एक पार्ट। छोटे छोटे ऑपरेशन, जैसे किसी के डेंटल ऑपरेशन हो रहा है या पर्टिकुलर किसी घाव का ऑपरेशन हो रहा है तो उनमें यूज होते हैं, ठीक है। ये शरीर के किसी भाग में निश्चेतना उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग छोटे ऑपरेशन में होता है, जैसे जाइलोकाइन, इथाइल क्लोराइड, प्रोकाइन। और अभी मॉडर्न में कुछ और इंपॉर्टेंट जो है इस तरह के एनेस्थीसिया बनाए गए हैं, अल्फा यूकाइन, ऑर्थोकाइन, इस तरह से। तो समझ गए होंगे कि एनेस्थेटिक्स क्या है, सीधा है ऐसे केमिकल्स जो कि बॉडी को क्या कर दें, इनसेंसिटिव बना दें, एनेस्थीसिया ला दें, वो कहलाते हैं क्या बच्चों, एनेस्थेटिक्स। तो ये यहाँ तक। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, प्रतिनिषेचक, गर्भ निरोधक। समझ गए ना, इन्हीं को बोलते हैं गर्भ निरोधक या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो देखो ये ड्रग्स या केमिकल्स ऐसे हैं जो चाइल्ड बर्थ या हम ये कहें कि कंट्रोल करने में, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में या फैमिली प्लानिंग में होता है। समझ गए बच्चों कि दे आर यूज फॉर बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, या फिर हम कहें कि और फैमिली प्लानिंग। दे आर यूज्ड एज अ पिल्स फॉर वुमेन्स, ये महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में यूज होते हैं। ऐसे औषध जिनका उपयोग जन्म दर को नियंत्रित करने अर्थात परिवार नियोजन में किया जाता है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में यूज होते हैं, जैसे सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है ये ओव्यूलेशन को रोक देता है। समझ गए ना, अंडे बनना कम बंद हो जाते हैं, जैसे कि एक है नॉरेथिन, ठीक है, नॉर्थिंड्रोन, ये क्या है, नॉर्थिंड्रोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। और ये है एथेनाइल एस्ट्राडायोल, ये है एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स। तो ये एक ऐसे गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये समझिए इसको। अब देखो बच्चों, इनमें कुछ और है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स में जो होगा आप देखोगे कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनामाइड्स के। ये क्या है, सल्फोनामाइड। इनमें केवल आर बदलता जाएगा, बाकी सबका बेसिक स्केलेटन यही रहेगा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड इफेक्टिव फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया, कोकाई, बैसिलस और प्रोटोजोआ, इनके लिए यूज होते हैं ये। जैसे कि तो ये है इसका सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरल यूनिट, यहाँ आर बदल जाता है, जैसे सल्फापिरिडीन, तो पिरिडीन ग्रुप आ गया है H हट। इसका यूज होता है निमोनिया के ट्रीटमेंट में। सल्फाडाइजिन, तो ये डाइजिन ग्रुप आ गया है H हट के, मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में होता है। सल्फाग्वानिडीन, यहाँ ग्वानिडीन ग्रुप आ गया है H ब्रेक होके, ये है, समझ गए ना। ग्वानिडीन ग्रुप जो होता है
और इसका यूज होता है बेसिकली डिसेंट्री में, और एक है सल्फा एसिटामाइड जिसमें ये एसिटामाइड ग्रुप है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होते हैं। तो इस तरह से इसको लिखना। तो देखो बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे, मेडिसिन्स थे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थे, मैंने उनको कंप्लीट डिस्कस कर दिया। आपको मेनली ड्रग्स का टाइप और उसके एग्जांपल्स इनको याद रखना है, और सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, एक तो इसमें ध्यान रखें आप, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और एक हो गए, मतलब एंटी माइक्रोबियल में जो 3 टाइप्स मैंने बताए हैं उनको कंप्लीट याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंटी हिस्टामिन्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कुल मिला के ये पार्ट था हमारा। अब हम नेक्स्ट जो लेंगे वो है डाइज और उनका क्लासिफिकेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।